हेलो हेलो मित्रों, आज मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चौथे यूनिट का वैश्वीकरण के संबंध में डिस्कशन करना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यापक विषय है और इसके जो टॉपिक हैं वो भी बहुत व्यापक हैं। वैश्वीकरण की बात जब हम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम देखते हैं या हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमको पूरे विश्व की देशों का अध्ययन करना आवश्यक है। ये देखिए, ये संसार का नक्शा है। इसमें हम देख रहे हैं कि सारे देश, विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे वो विकसित देश हो, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 4 प्रकार के देश हैं। एक विकसित देश है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जापान, रशिया, ये सब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है विकासशील राष्ट्र। विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में भारत है एवं अन्य देश हैं। और तीसरा है अविकसित राष्ट्र, जिसमें जिनका विकास नहीं हुआ है, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साइप्रस वगैरह, कोरिया वगैरह, ये सब ऐसे राष्ट्र हैं जो कि आज भी, वियतनाम, ये सब ऐसे राष्ट्र हैं जो आज भी संघर्षरत हैं। चौथे प्रकार में आता है पिछड़े राष्ट्र। अफ्रीकन कंट्रीज को हम पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी में ले सकते हैं। तो ये हुआ 4। अब जहाँ हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण के अंतर्गत ये चारों श्रेणी के राष्ट्र आते हैं और हमको इन सभी राष्ट्रों का अध्ययन करना है। तो हमको ये समझना होगा कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि पूरा विश्व, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, हम पृथ्वी में रहने वाले सभी नागरिकों को एक परिवार के रूप में मानते हैं, वो भी एक वैश्वीकरण का एक रूप माना जा सकता है। अब हमको ये समझना होगा कि वैश्वीकरण की आवश्यकता क्या है। तो मैं आपको ये बता दूँ इस डायग्राम के आधार पे कि ये विश्व समुदाय है ना, और ये विश्व आवश्यकता इसकी ये है कि इसमें सबसे पहले तो सरकारें संतुलन बनाने का कार्य करती हैं। जो विभिन्न राष्ट्र हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंध जोड़ने का ये होता है कि आखिर वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संतुलन बनाना, हम देखते हैं कि संतुलन बनाने का काम प्रत्येक राष्ट्र करता है, जो एक दूसरे से संबंध जोड़ता है, चाहे वो आर्थिक संबंध हो या सांस्कृतिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, सभी में संतुलन स्थापित करने का कार्य किया जाता है। इसीलिए वैश्वीकरण में ये प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये भी आवश्यक हो गया है कि हम वैश्वीकरण, जो समुदाय है, विश्व के जो समुदाय हैं, राष्ट्र हैं, वो आपस में ऐसी नीतियां निर्मित करें जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो। क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं कि तकनीकी संचार इतना अधिक बढ़ चुका है और जो ओजोन की परत है वो इतना, उस पर इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। तो इन सब समस्याओं को निपटाने के लिए, ग्लोबल जलवायु परिवर्तन के लिए समय समय पे विभिन्न आयोजन, मीटिंग की गई और उस पर ये चिंता व्यक्त की गई कि किस प्रकार से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें और कार्बन क्रेडिट जो इतना अधिक बढ़ गया है उसको समाप्त किया जा सके। तो ये कारक है या आवश्यकता का एक तत्व है। तीसरी बात ये आती है कि ये बात सामने आई है कि विश्व, जो 2 विश्व युद्ध हुए उसके बाद जो बम विस्फोट किया गया, उसके बाद से जन समुदाय के बीच में विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के सुधार के लिए WHO का निर्माण किया गया और WHO के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो पूरे विश्व के लिए किया जा रहा है। और इसका हम प्रभाव देख रहे हैं कि आज कई ऐसी महामारियां फैली थी, जैसे प्लेग है, हैजा है, पोलियो है। ये इसके एकदम उदाहरण है जो कि जिनको दूर किया जा सका WHO के कारण। तो ये स्वास्थ्य सुधार में एक बहुत कारगर साधन सिद्ध हुआ है WHO। तो इस प्रकार से इसकी आवश्यकता महसूस की गई वैश्वीकरण की। चौथी बात है
कि स्वास्थ्य सुधार के अलावा हम देखते हैं कि जब किसी भी राष्ट्र पर कोई आपदा आती है, युद्ध होता है या कुछ होता है, तब भी वैश्वीकरण जो तत्व है वो सबसे सामने में आके खड़ा हो जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि आपदा आई है कोविड-19 की। तो कोविड-19 आज जो कोरोना है वो पूरे विश्व में फैल चुका है। पूरे विश्व के जो देश हैं वो सभी चिंतित हैं कि इससे कैसे निजात पाई जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की वैक्सीन वगैरह का रिसर्च हो रहा है और किसी प्रकार से इसकी दवाइयाँ निकल जाए, इस बात पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है और इस पर अधिक से अधिक रिसर्च किया जा रहा है और कार्य किया जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन को कुछ सफलता भी हासिल हुई है कि उसने ऐसा वैक्सीन तैयार किया है जो कि उसने अभी 2 मनुष्यों पर लगाया है और उसको ट्रायल पे लिया गया है। यदि ये इसमें सफल हो गया तो ब्रिटेन का नाम पूरे विश्व में हो जाएगा कि वो कोरोना का विश्व वैक्सीन उसने ईजाद किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता वैश्वीकरण के लिए है। वैसे भी हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले रह के विकास नहीं कर सकता। वो राज्य में रहता है, राज्य से भी उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती, तब फिर वो राष्ट्र से जुड़ता है। जब राष्ट्र से भी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो वो अन्य देशों के साथ जुड़ता है और ये क्रियाएं आर्थिक भी हो सकती, सामाजिक हो सकती, सांस्कृतिक हो सकती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे कार्य संपन्न होते हैं और ये वैश्वीकरण जो है वो इसका एक बृहत रूप है। जैसे आइडिया का आपको विज्ञापन पता होगा दोस्तों, कि आइडिया का विज्ञापन है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में। ये बात सही है क्या? जो मोबाइल है, आइडिया जो कंपनी है, उसके द्वारा हम पूरे उसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उसने सही कहा कि दुनिया मेरी मुट्ठी में। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण की आवश्यकताओं को हम मद्देनजर रखते हुए इसके आगे हम देखेंगे कि इसके विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है और किस प्रकार से ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज वैश्वीकरण के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत जो बना है वो एक है आतंकवाद। आतंकवाद आज विश्व का एक वैश्वीकरण की समस्या बन चुका है और इसको समाप्त करने के लिए सभी देश के लोग पर्याप्त रूप से वो अपने कार्य पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोस्तों वैश्वीकरण की जो समस्या है वो आज सबके सामने में खड़ी हुई है और इसका हम आवश्यकता को महसूस करते हैं विश्व नीति बनाकर। इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे कि पहले है कि ये राष्ट्रीय नीति पर आधारित होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहला ये राष्ट्रीय नीति पर आधारित है। तो राष्ट्रीय नीति, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रीय नीति होती है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो। मेन तो चीज़ यही है कि हम वैश्विकता की बात करते हैं तो ये अर्थतंत्र से इसकी बातें जुड़ जाती है। तो राष्ट्रीय नीति भी इस प्रकार से बनाई जाती है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना। तो मौद्रिक नीति को सशक्त बनाने के लिए भी वैश्वीकरण जो है वो कारगर सिद्ध हुआ है कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से देश के द्वारा ऋण लेकर अपना विकास किया गया है और इसमें ये विशेषता इसको भी मानी जा सकती है। दूसरा है सहयोग पर आधारित। आज हम देखते हैं कि कोविड-19 का जो कोरोना फैला है पूरे विश्व में महामारी के रूप में, उसमें हम देखते हैं कि सब देश के लोग सहयोग पर आधारित कार्य कर रहे हैं। जैसे भारत ने भी बहुत सहयोग किया कि उसने जो मलेरिया की दवा है उसको दूसरे देशों में निर्यात किया और वहाँ के लोगों का जन समुदाय का समर्थन उससे प्राप्त हुआ और सहयोग की ये जो भावना है वो आगे भी विकसित होते रहती है। इसमें भारत का भी नाम हुआ। तीसरी बात ये है कि मानवता को सामने रखकर कार्य किया जाता है। वैश्वीकरण का मुख्य सिद्धांत ये भी है, विशेषता ये भी है कि मानवता को सबसे पहले ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है और मानवता का विकास कैसे हो, कैसे उनकी आवश्यकता अधिकार क्षेत्र दिए जाएं जिससे वो उनका विकास कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये संतुलन पर स्थापित होता है। संतुलन इस प्रकार से कि मानव और सरकार, इनके बीच में संतुलन स्थापित होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं लॉकडाउन को, जो आज कोरोना फैला हुआ है और प्रत्येक देश अपने देश में लॉकडाउन किए हुए हैं, जिसमें मानव समुदाय के द्वारा उनको भरपूर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे विशेषता में कि ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। लॉकडाउन हुआ है, इसमें ये बात आई कि जो प्रदूषित हवाएं चल रही थी, जो
पेट्रोल से जो प्रदूषण फैल रहा था, गाड़ियों से प्रदूषण फैल रहा था, ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, इस पर भी रोक लगाई गई और इसमें इसका काफी जो फायदे हैं, लाभ है, वो हमको सामने देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, हम वैश्वीकरण में हम देखेंगे कि जो एक चक्र है वो किस प्रकार से घूमता है। तो मैं आपको इस सर्कल के द्वारा बताऊंगी कि पहली तो ये विश्व समुदाय है, इसमें विदेश नीति का निर्धारण होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, फिर राजनीतिक प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है, इसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है, तकनीकी प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है और आर्थिक प्रभाव भी हमको वैश्वीकरण के कारण देखने को मिलता है। और इस प्रकार से जो शैक्षणिक प्रभाव है, आज देखते हैं कि भारत के बच्चे कितने सारे लोग वहां पर जाते हैं पढ़ने के लिए विदेश में और वहां से शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। इसी प्रकार से हमको वैज्ञानिक प्रभाव भी देखने को मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी, संस्थाओं का भी स्थापना वैश्वीकरण को मद्देनजर रखकर किया गया है। और व्यापारिक वृद्धि, बाजार को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, वस्तुओं का किस प्रकार से आदान प्रदान किया जाए, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, इन सब बातों का ध्यान वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है और यह सारा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है और प्रत्येक देश इससे लाभ और हानि अपना विचार कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने अभी तक देखा कि वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों थी, उसकी विशेषता क्या था और उसके उद्देश्य ये है कि पहला है आर्थिक समानता लाना। हम देखते हैं कि आज प्रत्येक राष्ट्र प्रतिस्पर्धा कर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, और इसमें मुख्य रूप ये है कि व्यक्ति का किस प्रकार से जीवन स्तर है वो ऊंचा उठाया जा सके। तो ये सारी बातें हमको वैश्वीकरण के अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरा उद्देश्य ये है कि विकास की साझेदारी। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र विकास के लिए आगे बढ़ रहा है और अन्य देशों से इसके लिए वो अपने साझेदारी स्थापित कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और भी सुदृढ़ हो सके। तीसरी बात हम ये देखते हैं दोस्तों कि मौद्रिक जो घाटा है उसको किस प्रकार से कम किया जाए। यह वैश्वीकरण के अंतर्गत हमको उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मौद्रिक घाटा को कम करने के लिए भी हमको बाजार स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उत्पादन इतना अधिक हो जाता है तो उसके लिए बाजार का विकल्प होना चाहिए कि हम वस्तुओं का वहां पर किस प्रकार से विपणन करें, विनिमय करें, ताकि हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसमें वृद्धि हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजार और निवेश और उत्पादन, इनका संतुलन बराबर स्थापित होना चाहिए और अधिक से अधिक आयात और निर्यात की नीति को सामने रखना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जहां हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो यदि हम 1991 का उल्लेख नहीं करेंगे तब तक वैश्वीकरण की बात है वो अधूरी रहेगी, क्योंकि 1991 में भारत ने भी अपने सारे द्वार खोल दिए थे। उसने अपनी मौद्रिक नीति को ओपन किया था और ये बात आ गई थी कि वो विश्व समुदाय के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है। इस प्रकार से उसने 1991 में वैश्वीकरण के उसमें अपना प्रथम पग स्थापित किया था और उसका परिणाम हम आज देखते हैं कि आज हमारे देश में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई, लोगों को रोजगार मिला और इस प्रकार से भारत ने जो विकास किया उसका हमको ये देखने मिलता है। और व्यापारिक संगठन की बात कर रहे हैं तो वहां हम देखते हैं कि गैट का निर्माण किया गया और गैट के निर्माण के आधार पर व्यापारिक संगठन के आधार पर कार्य किया गया और साझेदारी स्थापित की गई। और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी समय समय पे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि 1991 की जो हमने बात की वो तो ठीक है, लेकिन वो वैश्विक समानता क्या क्या है। जहां हम ये बात करें कि वैश्विक समानता में हम देखते हैं कि शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसने भारतीय लोगों को या अन्य देश के लोगों को आकर्षित किया है। दूसरी बात, व्यवसायिक होना। ये समानता में हम देखेंगे कि वैश्विक समानता ये है कि आज व्यवसाय है वो संभवतः एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करता है और उसकी क्रियाएं होती हैं जिससे संबंध स्थापित होता है और वो अपना विकास करता है और अर्थतंत्र को मजबूत करता है।
इसके अलावा भी घोषणा हुई थी 1989 में, जिसमें कि सामाजिक शिक्षा और कंप्यूटर, ये सारी बातें इसमें हमको देखने को मिलती है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि भूमंडलीय प्रक्रिया क्या है। भूमंडलीय प्रक्रिया ये है कि विभिन्न सभी देश विभिन्न स्तरों पर आपस में जुड़ते हैं। अब आपस में जुड़ते कैसे हैं? भूमंडलीय प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि पहला वैश्विक एकीकरण और समागम, ये तीन तत्व ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। वैश्विक यानी विश्व समुदाय एक होता है तब जुड़ता है। एकीकरण यानी जैसे आज हम देख रहे हैं कि जो कोविड-19 है वो एक ऐसे समस्या के रूप में सामने आया है कि पूरा विश्व समुदाय एक हो गया है और इसका किसी तरीके से इसकी बीमारी का इलाज हो सके और इससे हम निजात पाएं। और इसका जो समागम है उसमें सारे लोग हम देखते हैं कि ये तीन तत्व ऐसे हैं जो भूमंडलीय प्रक्रिया को निरंतर कायम रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि साधन कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण के साधन आज हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि इंटरनेट, आज इंटरनेट इतना कॉमन हो गया है कि इंटरनेट के बिना हमारा जीवन यापन दूभर हो गया है। मोबाइल, टीवी, ईमेल, व्हाट्सएप आज इतना पॉपुलर हो गया है कि आज एक देश से दूसरे देश तक हम तुरंत पहुंचा देते हैं संदेश या जो भी चीजें हैं, है ना। कंप्यूटर, फैक्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें साधन के अंतर्गत आ गया। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें हानि क्या है। हानि ये है कि पहला तो शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। दूसरी हानि ये है कि तानाशाही प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तीसरी हानि ये है कि जो नियंत्रण स्थापित किया गया है उसमें भी संतुलन बना पाने में बहुत ही मुश्किल होती है वैश्वीकरण के कारण। चौथी हानि ये है जो सबसे बड़ी है, जो कि हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए फिट बैठती है, कि कृषि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। कृषि पर इसका दुष्प्रभाव इस प्रकार से पड़ा है कि हमारे यहाँ जो साधन है वो भी उतने उपलब्ध नहीं हुए हैं जो कि हमको विदेशों में मिलते हैं। धीरे धीरे ये टेक्निक को अपनाया जा रहा है। फर्टिलाइजर के लिए फर्टिलाइजर का जो उपयोग किया जाता है उसका नुकसान हमको वहन करना पड़ रहा है, जबकि हम देखते हैं कि विदेशों में आज बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है और वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर पहले स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाई जाती है। वो अभी हमारे यहाँ भारत में देखने को नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा हानिकारक तत्व है, वो है कृषि पर दुष्प्रभाव। दूसरा हानिकारक तत्व यह है कि पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इससे हम ये देखते हैं कि जो अम्लीय क्षारीयता है उसमें वृद्धि हो रही है, जिसका नुकसान हम मनुष्य जाति पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो ये सब कारण है जो कि हानि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रभाव है, तो प्रभाव ये है, पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि यूएनओ एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो भूमिका रहती है वो विश्वकरण में या वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन समय समय पर ऐसा देखा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहां पर जब हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ कटे रहते हैं, वो उस पर कोई भी सहयोग करने में आनाकानी करता है। दूसरी बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन का जो प्रभाव है वो बहुपक्षीय सिद्धांत के आधार पे आधारित होता है, जिसका प्रभाव हमको पूरे विश्व में देखने को मिलता है। तीसरी बात यह है कि बहुराष्ट्रीय निगमों को खुली छूट मिली हुई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली छूट मिली हुई है कि वो किसी भी प्रकार से अपनी कंपनी की आय की वृद्धि के लिए वो नियोक्ता से काम करवाते हैं और उसके बदले में वो उनको पैसा देते हैं, और जो कि उनके स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। चौथा प्रभाव ये है कि पूंजी निवेश को लेकर सभी राष्ट्र अपने दरवाजे को खोल दिए हैं और यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है वो बकरी और बाघ की हो रही है कि दोनों एक ही घाट में पानी पी रहे हैं, कब कौन किसको निगल ले इसका कोई पता नहीं चलेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण तो हो गया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अभी भी संप्रभुता पर आधारित है। भूमंडलीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया,
लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आज भी हमको जैसी है वैसी ही देखने को मिलती है कि सभी राष्ट्र अपनी संप्रभुता को स्थापित किए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें ये है कि दो ही कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं मित्रों, कि एक तो चलो गांव की ओर और दूसरा है कि सुनहरे सपने सजाने होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमको नवीन अवधारणा को जन्म देते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे यदि हम काम करते हैं तो विश्व में आज भारत का नाम होगा। और आज हम देखते हैं कि कोविड-19 के केस में आज भारत ने जो अपना प्रभाव जो स्थापित किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और दोस्तों, मेरे को ये समझ में आ रही है बात कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। और कोई यदि आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से मैसेज करिए आप मुझे, मैं आपको इसका आंसर दूंगी। थैंक यू।